viewers and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिज्म निकाली थी, जो एक मैग्नेटिक डायपोल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही थी वो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करते हैं दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड ए गॉस लॉ, जो कि आज हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, जो यूनिट नंबर 3 का जो कि हमारा क्या होगा लास्ट टॉपिक होगा इसका। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ देखो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब गॉस लॉ किया था तो हमने क्या देखा था कि इंटी यानी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सरफेस एरिया था E डॉट डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल था, समेशन ऑफ द Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल था हमारा। ये था हमारा क्या कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब गॉस लॉ को किया था कि क्या था कि टोटल चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, यानी उस जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनका सम वो 1 बाय एप्सिलॉन के टाइम्स था, है ना, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, और दैट इज E डॉट डी। ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर है उनके बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स होता है चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अगर बात करें कि अब क्या है मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, यानी क्या फॉर्मूला आएगा, दैट इज, इसको अगर हम लिखेंगे तो दैट इज फाई ई आया था, और इसको क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे और इसको हम लिखेंगे फाई ए मैग्नेटिज्म। ठीक है, इंटीग्रेशन B डॉट डी ए, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो एरिया वेक्टर था इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट Q। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो क्यू एम लिखेंगे इसको, वह ये क्या है हमारा कि पोल स्ट्रेंथ है, और फिर जो हमारी पोल जो बार मैग्नेट होगा यानी जो हमारी पोल होगी ना उसकी पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ उनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, वह यहाँ से जो जो म्यू नॉट है ये क्या है, परमिएबिलिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं, वह म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, और क्यू एम हमारा क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। देखो ये यहाँ से फॉर्मूला आया कि मान लिया ये फॉर्मूला हमने, क्योंकि इसको इसके साथ जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने ये लिख दिया। अब इसमें जो Q इनसाइड था ना टोटल नेट चार्ज था इसके अंदर, अब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस के अंदर, और जो QM है यानी पोल स्ट्रेंथ है। अब इसको अगर हम देखें कि यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को लिख कर यहाँ से देखें कि हमारा जो नेट मतलब ये जो B डॉट डी क्या आएगा, यहाँ से देखो देखते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया था, मान लिया हमारे पास 3 इस तरीके से चार्जेस थे। ठीक है, क्या किया हमने उनको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख लिया था, मान लिया ये हमारा कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो गया, क्लोज्ड सरफेस। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लिया बहुत सारे चार्जेस हैं, इसमें मान लिया ये Q1 है, ये मान लिया Q2 है और ये मान लिया Q3 है। इसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, हमने ऐसा माना। इसके अंदर जब चार्जेस हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर जो एप्सिलॉन, क्योंकि अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस B डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज होता तो भी यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब गॉस लॉ को हम लगा सकते थे, अगर 2 चार्जेज होते तो भी लगा सकते थे। लेकिन मैग्नेटिज्म में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे जो है ये म्यू नॉट क्यू एम, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे 0 आ गई थी। देखो कैसे आई, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये मान लिया साउथ पोल है, आउटसाइड दी हमारी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, ये मान लिया इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, ये हो गया, नॉर्थ से साउथ जाएंगे। अगर मान लिया इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर हम मान ले कोई भी क्लोज्ड सरफेस बनाए, मान लिया इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने क्लोज्ड सरफेस बना दिया, क्या इस क्लोज्ड के अंदर जो हमारा पोल जो थे नॉर्थ और साउथ पोल, हमें पता है कि जो हमारे पोल हैं
नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी नॉन पेयर्स में नहीं रह सकते, हमेशा पेयर्स में रहेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो सिंगल जो है नॉर्थ या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो एक सिंगल चार्ज पॉसिबल था, इसलिए गॉस लॉ में कुछ हमारे पास Q इनसाइड एंड एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आ रही थी। लेकिन पोल में यहाँ पे बार मैग्नेट क्या है, नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में रहते हैं, कभी भी सिंगल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम यहाँ पे क्लोज सरफेस में मान लिया कि अगर एक सिंगल नॉर्थ साउथ, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, कि यहाँ पे मान लिया अगर ऐसा माने कि सिंगल नॉर्थ पोल हो या सिंगल साउथ पोल, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो उस केस में हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ आ गई थी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो एक सिंगल पोल की पॉसिबल नहीं हो सकती, तो यहाँ से जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या आ गई थी, दैट इज 0। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तो परमिएबिलिटी तो कुछ वर्क करेगी नहीं फ्री स्पेस में बेशक, लेकिन QM 0 होने के कारण, पोल स्ट्रेंथ 0 होने के कारण, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो गॉस लॉ है इन मैग्नेटिज्म में, वो जो फॉर्मूला आया B डॉट DA इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। यानी यहां से इसकी क्या डेफिनेशन बनी, QM इज 0। देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या लिखेंगे, देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, according to this law, the magnetic flux, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे थे ना, इसमें हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस इज 0, इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस इज 0। यानी ये क्या रहेगा, ये हमारा जो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस वो क्या रहेगा, 0। यानी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा 0 रहेगा। वो कैसे बताया कि मान लीजिए हमारी बार मैग्नेट थी, ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लिया नॉर्थ से निकलकर और साउथ में एंटर कर थी इस तरीके से, ऐसे था। अब इसमें हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाया था, अब यहाँ पे क्या था, हमारा एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हमारा जो पोल स्ट्रेंथ था, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, इन जो हमारा क्लोज सरफेस फाई एम इज इक्वल टू क्लोज सरफेस B डॉट DA इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, दैट इज म्यू नॉट और QM। यानी जो हमारी पोल स्ट्रेंथ थी यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अंदर पोल स्ट्रेंथ हमारी 0 आ गई थी, क्योंकि सिंगल पोल हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा 0, यानी E डॉट D हमारा क्या बन गया था, 0। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिज्म जो गॉस लॉ वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर इज ऑलवेज 0 बिकॉज इन दी बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, तो इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे जो इसमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बनेगी वो 0 रहेगी। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 0 रहने के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस वो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसका जो पार्ट नंबर C था, उसका जो लास्ट चैप्टर मतलब जो लास्ट टॉपिक था गॉस लॉ जो है मैग्नेटिज्म में, वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारा गॉस लॉ था। अब इसके बेस पे जो हमारे लास्ट टॉपिक था, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने जो इसमें पार्ट नंबर C में कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं कि पहली देखो, इसमें पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थी, फिर हमने क्या किया था कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमने क्या फॉर्मूला किया था, दैट इज NIA। ठीक है, फिर हमने ऑन एन एक्सियल लाइन पे पोल स्ट्रेंथ निकाली थी और इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे हमारी क्या आई थी, देखो ये हो गया, पहले हमने इसमें क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की थी, फिर हमने इसमें क्या निकाला था, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हमने कैपिटल M से डिनोट किया था, कैपिटल M क्या फॉर्मूला आया था, दैट इज NI into A। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज द करंट एंड A इज द एरिया। ठीक है, ये था। उसके बाद हमने डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन।
एक्सियल लाइन पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो क्या था, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय d की पावर q। और जो इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे मान लिया इसको b1, मान लेते हैं और इसको b2। जो इक्वेटोरियल लाइन पे था वो क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई और m बाय d की पावर q। ठीक है, ये निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि कैसे हमारा जो करंट लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसी से हमने जो है ये फॉर्मूला निकाला था, है ना। क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था ना, क्योंकि करंट लूप जब हमने एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसमें हमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट और एरिया के। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो n मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स लिख के हमने लिखा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा क्या आया है ना, यहाँ से ये किया था। उसके बाद हमने ये किया था कि हमारा जो कैसे सोलेनोइड है ना वो एक बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है सोलेनोइड, और उसमें भी हमने फॉर्मूला यही निकाला था कि हमारा जो डाइपोल मैग्नेट सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमने क्या निकाला था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r की पावर q। और इसी से हमने सॉरी d की पावर q होगी ना, तो इसी से हमें पता लगा था कि कैसे सोलेनोइड जो है हमारा एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है ना। उसके बाद हमने टॉर्क निकाला था। हमारा टॉर्क क्या आया था, देखो यहाँ से हमने जो टॉर्क निकाला था ना, टॉर्क हमने टॉर्क निकाला था वो हमारा क्या आया था, एम बी साइन थीटा, है ना, एम बी साइन थीटा निकाला था। अगर हम इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या आया था, दैट इज एम क्रॉस बी, ये हमारा आया था वेक्टर फॉर्म में, है ना, ये लिखा था। टॉर्क के बाद उसके बाद हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल की हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा। ये निकाला था ना कि जब हमने थीटा 2 को हमने थीटा मान लिया था, है ना, और थीटा 1 को हमने 0 मान लिया था, तब हमारे पास ये रिलेशन आया था। और U इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आ गया था, इसको मतलब कोस थीटा जब हम होते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट में सोल्व कर सकते हैं ना, तो यहाँ से M और डॉट B आ गया था, है ना, इस तरीके से। यहाँ से हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। तो यहाँ से ये ऐसे ये हमारा जो पूरा हमने जो पार्ट नंबर सी किया था ना उसका पूरा रिव्यू दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा जो पार्ट नंबर सी है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन था ना मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इस तरीके से जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।